डॉक्टर मरियम फॉर ऑलवेज रिमाइंडिंग। सर इसमें हमारा भी फायदा है, जो मिस हो जाता है हम भी बाद में तसल्ली से सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यू बीन a constant learner right through all the courses. अच्छा जी, तो ये सवाल पूछा था कि बेवल क्या होता है। ये क्लास 1 है, लेट्स सपोज ना, क्लास 1 है, ऑक्लूजल सरफेस है, समझें। ये आपने कैविटी प्रेप की है, ये बट मार्जिन है, ये बट मार्जिन है, ये बट मार्जिन है। अगर आपने इसी को बेवल कर दिया, यूं कर दिया, ये सरफेस को आपने काट दिया और ये सरफेस को भी काट दिया, अब कॉम्पोजिट यहां से आएगा, ये हो गई बेवल्ड मार्जिन। बट मार्जिन नॉर्मली ये 90 डिग्री मार्जिन को कहते हैं बट मार्जिन। एंटीरियर में नॉर्मली बट मार्जिन ही होती है। एंटीरियर में जब आप ओपनिंग करते हैं तो बट मार्जिन ही होती है, अंटिल अनलेस आप उसको बेवल करते हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है तो कोई बता दे ताकि उसको लेकर चलें। और वैसे बहुत स्लो चल रहे हैं। अच्छा जी, एक्सटर्नल आउटलाइन। Yes, bevel is 45. Bevel can be 45. Bevel can be 65. फेशियल सरफेस पे जब क्लास 4 रेस्टोरेशन कर रहे होते हैं तो फेशियल बेवल इज 65 डिग्री। पैलेटल बेवल इज, जब पैलेटल बेवल देते हैं आप तो पैलेटल बेवल क्लास 4 करते हुए तो दैट इज 45 डिग्री। ठीक है जी। केवो सरफेस मार्जिन इज द मार्जिन जो अनटच सरफेस और ड्रिल्ड सरफेस की जो मार्जिन है, वो टूथ स्ट्रक्चर जिसमें आपने ड्रिल किया है, जो उससे एंगल बना रहा है, वो स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मल है, दैट इज केवो सरफेस मार्जिन। तो केवो सरफेस मार्जिन ही एक्चुअली बट मार्जिन होती है लिंगुअल साइड पे, और उस केवो सरफेस मार्जिन को अगर आप बेवल कर दें तो वो बेवल्ड मार्जिन कहलाती है। ये लगता है क्लियर? जनाब, पोस्टीरियर टीथ की एक्सटर्नल आउटलाइन फॉर्म। पोस्टीरियर टीथ की एक्सटर्नल आउटलाइन फॉर्म क्या होती है कि एक्सटर्नल आउटलाइन फॉर्म पोस्टीरियर टीथ में वही सारी बातें जो एंटीरियर में, ठीक है, कैरीज रिमूव करेंगे। पल्प चैम्बर पोस्टीरियर टीथ का किस तरह लोकेटेड होता है ये मैं बता देता हूं। अच्छा जी, ये देख लें, पोस्टीरियर टूथ है ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर टूथ लोअर का है या अपर का है। ठीक है, पोस्टीरियर टीथ में हमेशा आपने जहन में रखना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लें, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें। सारे चैम्बर, सारे दांतों के चैम्बर सेंटर में हमने पढ़े हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा ओपन करते हैं तो आप थोड़ा सा मीजिली ओपन करते हैं, होता सबका सेंटर में चैम्बर है। ठीक है जी, तो आप करेंगे क्या आप कि आप क्यों ओपन करते हैं, सेंटर में क्यों नहीं ओपन करते, वो इसीलिए नहीं ओपन करते हैं क्योंकि अगर सेंटर में ओपन करते हैं तो अक्सर कुछ मार्जिनल रिजेस या ट्रांसवर्स रिजेस आ रही होती हैं जो कि आपको तंग कर रही होती हैं या आपको आपकी स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। इसीलिए आप थोड़ा सा नीचे, और नॉर्मली चैम्बर सेंटर में ही होता है एट द सीजे, लेकिन ऊपर से आप जो ओपनिंग लेते हैं वो बेस्ट होती है अगर आप मैक्सिलरी मोलर्स में एक लाइन ड्रॉ कर लें फ्रॉम द मीजोबक्कल कस्टेप टू द मीजोलिंगुअल कस्टेप। अब ये मीजोबक्कल कस्टेप से मीजो तो कभी भी नहीं देखा गया कि इसके मीजियली होगा चैम्बर, हमेशा इसके डिस्टली होगा चैम्बर। ठीक है, और ये चल रही है ऑब्लिक रिज, तो आपकी एक मीजियल बाउंड्री आपने डिसाइड कर ली जो दोनों कस्टेप्स के अंदर अंदर है, और एक डिस्टल बाउंड्री डिसाइड कर ली कि ये ऑब्लिक रिज के अंदर अंदर है, यहीं पे होगा चैम्बर। अब चैम्बर आप स्टार्ट किस तरह करेंगे, आप पैलेटली स्टार्ट करेंगे, आप पहले डिप लेंगे पैलेटली, देन आप एंडोजी बार लेके उसको ओपन अप करेंगे। जहां तक बात करते हैं लोअर मोलर की, तो एक्सटर्नल आउटलाइन फॉर्म आपकी लोअर मोलर की ऐसी होगी कि मीजोबक्कल कस्ट और मीजोलिंगुअल कस्ट टिप, इन दोनों के दरमियान रहना है आपने। आइडियली जो चैम्बर मिलेगा आपको, वो चैम्बर मिलेगा कुछ इस जगह पे, चैम्बर कुछ मिलेगा आपको इस जगह पे कि आपको सेंट्रल ग्रूव के ऊपर आपको एक कनाल मिलेगी, एक कनाल आपको मीजोबक्कल कस्ट पे मिलेगी और दूसरी कनाल आपको एक्चुअली सेंट्रल ग्रूव से थोड़ा सा लिंगुअली मिलेगी। ठीक है, तो सारा चैम्बर एक ही तरफ होगा, इसमें होगा चैम्बर सीजे के लेवल पे सेंटर में, लेकिन ओपनिंग आपने करनी है ऊपर से। ठीक है जी,
ये एक्सटर्नल आउटलाइन फॉर्म थी, ठीक है। अगर आप बात करते हैं एक्सटर्नल आउटलाइन फॉर्म की प्रीमोलर्स में, तो मैक्सिलरी प्रीमोलर्स में आप हमेशा थ्रू द सेंटर जाएंगे, ठीक है, और एक ओवल शेप आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंडिबुलर प्रीमोलर में थोड़ा सा डिफरेंट है, ये बात भी पेपर में पूछते हैं। मैंडिबुलर प्रीमोलर में थोड़ी सी बक्कल इंक्लिनेशन होती है। जो मैंडिबुलर प्रीमोलर होता है वो थोड़ा सा ऐसा होता है, अब ये बक्कल इंक्लिनेशन है, ये बक्कल साइड है और ये लिंगुअल साइड है। ये जो बक्कल इंक्लिनेशन है ना, इसकी वजह से आपको वो है, ये दांत है, मैंने इसको बक्कल इंक्लिनेशन दिखाने के लिए बनाया है, ठीक है जी। ये बक्कल इंक्लिनेशन की वजह से आपको सेंट्रल ग्रूव से आप ओपन नहीं कर सकते, आप इसको आपको 2/3 काइंडली माइक अच्छा कर दिया। अच्छा जी, इसमें आपको मैंडिबुलर प्रीमोलर में जब भी आप एक्सेस ओपनिंग करेंगे तो आपको तकरीबन मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर में 2/3 अप द बक्कल अप द लिंगुअल इंक्लाइन ऑफ द बक्कल कस्प जाना पड़ेगा, 2/3 अप। ये देखें, यहां से आप एंट्री बनाएंगे, जब आप यहां से एंट्री बनाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपने सेंटर से एंट्री ली तो आप यहां से परफोरेशन कर देंगे। यहाँ पे बात करते हैं मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर की, तो मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर की एंट्री जो होगी आपकी, वो 2/3 अब द सेंट्रल ग्रूव नहीं होगी, वो 1/3 अब द सेंट्रल ग्रूव होगी, यानी कि थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर था, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर। तो ये एंट्री पॉइंट आपका जब 1/3 अप द होगा तो यू विल एंड अप इन अ राइट पोर्शन ऑफ द कनाल। मैक्सिलरी प्रीमोलर सेंटर से एंटर होंगे, ठीक है जी। तो अच्छा जी, आप अगर आपको इवेल्युएट करना है एक्यूरेटली कि चैम्बर की मीजो डिस्टल डायमेंशन कौन सी किधर है, तो कौन सा रेडियोग्राफ करवाएंगे, कोई बताएगा? यहाँ पे बना हुआ भी है। इफ यू वांट टू विजुअलाइज, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, मीजो डिस्टल डायमेंशन ऑफ द पल्प चैम्बर इज विजुअलाइज्ड इन विच रेडियोग्राफ? राइट विंग। सर आपने क्या क्वेश्चन किया? अच्छा, मैंने क्वेश्चन ये किया है कि अगर आपको मीजो डिस्टल डायमेंशन पता करनी है पल्प चैम्बर की, तो आपको कौन सा रेडियोग्राफ करवाना पड़ेगा? तो मीजो डिस्टल डायमेंशन जो रेडियोग्राफ बताएगा वो बाइट विंग बताएगा। बाइट विंग है जी सर, बाइट विंग है। ठीक है जी, हमने बता दिया कि ऑब्लिक रिज से अंदर अंदर रहना है, ठीक है। और जो मैंडिबुलर मोलर है उसमें सेंट्रल ग्रूव से अंदर अंदर रहना है डीजल, ठीक है जी। वही स्टेप्स हैं, चैम्बर पेनिट्रेशन करेंगे, एक्सटर्नल आउटलाइन फॉर्म लेंगे, फिर पल्प चैम्बर को पेनिट्रेट करके रूफ को क्लीन करेंगे। रूफ को उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले राउंड बर से पेनिट्रेट करना है, फिर एंडोजीबर लेना है और एंडोजीबर से आपको उसको एक्सियल वॉल्स को सही करना है। अच्छा जी, जहां तक बात आती है आउटलाइन फॉर्म की, तो आउटलाइन फॉर्म मोलर्स में डिपेंड करेगा वेदर ट्राइंगुलर है कि रोम्बॉइडल है, वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कनाल्स। अगर नंबर ऑफ कनाल्स 3 होंगी तो ट्राइंगुलर होगा, नंबर ऑफ कनाल्स 4 होंगी तो नहीं। मैक्सिलरी प्रीमोलर इज नॉट एक्सेस मोर बकली, बकली नहीं होता, वो सेंटर में एक्सेस होती है। मैक्सिलरी प्रीमोलर की एक्सेस सेंटर में ही होती है। वाइडर बक्कोलिंगुअली होता है एक्सेस, ठीक है। मैक्सिलरी प्रीमोलर जो है वाइडर बक्कोलिंगुअली होता है, लेकिन एक्सेस आप उसको सेंटर से ही करते हैं। सर अपर 7 में अगर 2 कनाल्स हो इंस्टेड ऑफ 3 तो उसकी क्या शेप होगी? उसकी क्या शेप होगी? ओवल शेप होगी। तो हमें रेडियोग्राफ पे पता चल जाता है कि इसकी 2 ही कनाल्स होंगी देख के सिर्फ? बहुत दफा पता चल जाता है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में यही देखा है
मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर्स में मिस्ट्री टूथ ही होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 3 कनाल ही होती है, डिस्ट्रोबक्कल मिलती नहीं है, ठीक है। तो विद एक्सपीरियंस मिलती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेजिडेंसी में हमें फायदा ये था कि हम R2 से, हमारे सुपरवाइजर ने हमें बोला था कि आपने काम सिर्फ और सिर्फ करना ही 7s पे है, अनटिल अनलेस कोई रेफरेंस का केस आ जाए। तो हमने सेकंड ईयर से करे ही 7 है, मैक्सिलरी 7, अपर 7, लोअर 7, अपर 7, लोअर 7। तो जिस दिन हमारे पास एंटीरियर या प्रीमोलर आया था तो हमें सोचना पड़ा होता था यार एंटीरियर प्रीमोलर इतने जमाने से नहीं खोला आपने, अब कैसे करेंगे। तो अपर 7 कर करके आते हैं। 2 कनाल्स भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है 2 कनाल्स नहीं होती, 2 कनाल्स होती हैं, लेकिन ऐसा ज्यादातर ऐसा होता है कि 2 कनाल्स ही मिलती हैं और डिस्ट्रोबक्कल आपको मिलती नहीं है। तभी आप कहते हैं वो 2 कनाल्स हैं और आप कह रहे होते हैं यार वो बक्को लिंगोली एक ही डायमेंशन में है, लेकिन अगर आप गौर से देखें एंगुलेशन के हिसाब से तो वो 3 ही होती हैं। अक्सर मीजियोबक्कल कनाल जो मैंने देखा है ना, जो मैंने, मेरे पास पिक्चर्स भी हैं, मैं शेयर करूंगा। मैक्सिलरी मोलर में लेट सपोज ये पर सेकंड मोलर है, तो इसकी जो एनाटमी होती है वो इस तरह होती है। ये मीजियोबक्कल कनाल होगी, ठीक है, ये पैलेटल कनाल होगी। आइडियली डिस्ट्रोबक्कल इधर होनी चाहिए, डिस्ट्रोबक्कल इधर होगी, नियर अबाउट सेंटर में होगी। तो हम नॉर्मली यहाँ पे खुदाई मचा रहे होते हैं, यहाँ पे खुदाई मचाने से कुछ नहीं मिलता आपको, ये मीजियोबक्कल कनाल यहाँ पे मिलता है, ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? अपर 7 में 3 भी नहीं मिल जाती, अपर 7 में 3 ही होती हैं। चांस होता है कि 2 हों, और जब 2 होंगी तो 2 इस तरह होंगी कि अगर ये मीजियोबक्कल कस्प है और ये पैलेटल एरिया है, 2 होंगी तो इस तरह होंगी कि एक मीजियोबक्कल ये और एक पैलेटल ये, दोनों एक ही लाइन में हो, ठीक है। लेकिन अक्सर होता नहीं है ऐसे, मीजियोबक्कल यूं होती है और पैलेटल यूं होती है। अगर ये यूं ही है तो ये प्रीमोलर की तरह का, दांत भी प्रीमोलर की तरह ही होगा। कौन सा लॉ लगेगा इस पे? एक्सटर्नल आउटलाइन का कौन सा लॉ लगेगा? अंदर का चैम्बर जैसा ही होता है जैसा बाहर का चैम्बर होता है, कौन सा लॉ कहता है? एक्सटर्नल वॉल, एक्सटर्नल चैम्बर वैसे ही होता है जैसे इंटरनल वॉल ऑफ द पल्स चैम्बर होती है। आ गया जवाब, वेरी गुड, लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी। अच्छा जी, ठीक है जी। तो नाउ कमिंग ऑन टू के चैम्बर रूफ को पेनिट्रेट कर दिया आपने, ठीक है। सबसे पहले जब भी चैम्बर रूफ को पेनिट्रेट करते हैं तो आप लार्जेस्ट कनाल को पहले पेनिट्रेट करते हैं। लोअर मोलर्स में डिस्टल कनाल की तरफ जाएंगे, मैक्सिलरी मोलर्स में पैलेटल कनाल की तरफ जाएंगे, ठीक है जी, इनिशियल पेनिट्रेशन। अच्छा जी, अब चैम्बर रूफ को रिमूव करने का आपको मैंने बात बता दी थी कि सेफ एंडेड कार्बाइड बर जो कि एंडोजी बर है, 300 रुपए का नासिर फिरोज साहब के पास अवेलेबल है। ईजी के नाम से कोड शुरू होता है और मानी का अवेलेबल है, जल्द से जल्द ले लें और काम शुरू कर दें उससे, ठीक है जी। एक दफा चैम्बर ओपन कर लिया, आप आइडेंटिफाई करेंगे कनाल ओरिफिसेस को इस चीज के थ्रू, ये एक DG16 प्रोब है, इस चीज के थ्रू करेंगे आप, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के बाद पहली फाइल इंट्रोड्यूस करेंगे, सारे कनाल ओरिफिसेस आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है, और आप पहली फाइल इंट्रोड्यूस करेंगे, कोशिश करेंगे। अब ये चीज होती है माउस होल इफेक्ट, टॉम एंड जेरी में देखा होगा आपने ये माउस होल। ये माउस होल क्या है कि जब आपने चैम्बर ओपन किया तो ये वॉल्स हैं चैम्बर की, ये फ्लोर है। अब आपने फ्लोर और वॉल्स को, एक्सियल वॉल को सही तरह से आपने वाइड नहीं किया है, तो आपका जो फ्लोर होगा वो आपका पूरा ओरिफिस फ्लोर में नहीं आ रहा होगा, एक तरफ से एक्सियल वॉल ड्रिल हो रही होगी। तो ऐसे केसेस में एक्सियल वॉल को आप एक्सटेंड कर दें ताकि आपका ओरिफिस पूरा फ्लोर पे आ जाए, ठीक है जी। माउस होल इफेक्ट हमें नहीं रिक्वायर्ड होता, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज माउस होल इफेक्ट? माउस होल इफेक्ट इज एन इफेक्ट व्हिच इज क्रिएटेड ऑन द पल्पल फ्लोर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट एक्सियल एक्सटेंशन ऑफ द चैम्बर फ्लोर, ठीक है जी।
कोई भी अगर डेंटिन के अंदर बल्ज है, कोई भी, जैसे मैंने बताया था बल्जेस क्या होते हैं कि अगर आपका एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द टूथ यूं है तो इंटरनल सरफेस ऑफ द टूथ भी यूं होगा, सीजे के लेवल पे भी यूं होगा। तो इस जगह पे अगर ये यहाँ पे मुड़ रहा है तो इस जगह पे ऐसा हो सकता है कि आप चैम्बर यूं खोल लें और इस जगह पे ये बल्ज रह जाए, तो आपको चैम्बर, सॉरी, इस जगह पे यहाँ पे बल्ज है, ये बल्ज जिस तरह यहाँ पे इसी तरह बल्ज यहाँ पे भी होगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप इस बल्ज को रिमूव ना करें, तो आप ये एक्सटर्नल आउटलाइन से देखकर इस बल्ज को भी रिमूव करें। ऐसा हो सकता है कि एक कनाल यहाँ पे मौजूद हो और एक कनाल यहाँ पे मौजूद हो, तो बल्ज रिमूव करने से आपका फायदा हो जाएगा, कनाल मिस नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसके बाद स्ट्रेट लाइन एक्सेस लेंगे। स्ट्रेट लाइन एक्सेस लेने के बाद, जैसे एंटीरियर में हमने स्ट्रेट लाइन एक्सेस ली थी कि हम उसको फर्स्ट कर्वेचर तक तमाम कोरोनल एरिया को वाइडन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट स्केलेटन या ओपनर्स। ओपनर्स 2 डायमेंशन में आते हैं, या 8% आता है या 10% आता है। ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, रिफाइनमेंट करेंगे, स्मूथनिंग करेंगे वॉल्स की, और इधर हमारी मोलर की एक्सेस प्रिपरेशन खत्म हो जाती है। यहाँ तक कोई चीज पूछनी है तो पूछें, क्योंकि अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं चैलेंजिंग एक्सेस प्रिपरेशन। चैलेंजिंग एक्सेस प्रिपरेशन में हमारे पास 3 तरह की प्रिपरेशन आएंगी। एक आएगी सिनेरियो बेस्ड होगा, जहाँ पे टीथ का मिनिमल क्राउन है, इस तरह टीथ विद अ मिनिमल क्राउन। ठीक है। एक होगा जहाँ पे आपका दांत रोटेटेड होगा, और एक होगा जहाँ पे दांत कैल्सिफाइड होगा, और एक होगा जहाँ हेवीली रिस्टोर्ड होगा दांत। तो इन सारी चीजों के अलग अलग केसेस हैं, और अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, और फाइनली देन वी विल टॉक अबाउट सी शेप कैनाल्स एंड वी विल एंड दिस लेक्चर। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ एवरी टूथ, हर टूथ बाय टूथ आपके पीओपी में दिया हुआ है, डॉक्टर जाजिब के नोट्स में भी दिया हुआ है, आप उसमें आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। बस इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो थोड़ी सी बता देता हूँ। मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के बारे में आया है, और मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर के बारे में आया है। मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर की खास बात ये होती है कि मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर में एक पैलेटो रेडिकुलर ग्रूव होता है। जिन्होंने अच्छी एनाटॉमी पढ़ी हुई होगी उनको आज तक याद होगा कि पैलेटो रेडिकुलर ग्रूव होता है, पैलेटल साइड पे एक ग्रूव होता है। कभी कभार ये ग्रूव एक्सटेंड हो जाता है डीप डाउन, और एक कंडीशन अपना लेता है जिसको कहते हैं डेंस इनवेजिनेटस, इनवेजिनेशन या डेंस इंडेंटी, या टूथ इनसाइड अ टूथ, या प्रेग्नेंट टूथ। इसमें होता यह है कि इनवेजिनेशन 3 टाइप्स की इन्वेजिनेशन होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है। एक इन्वेजिनेशन होती है जो सीजे के लेवल पे तक जाती है और वो पेरिडोन्शियम से कनेक्ट नहीं करती। ठीक है। फिर एक इन्वेजिनेशन होती है जो कि बिलो द लेवल ऑफ द सीजे जाती है। ठीक है। बिलो द लेवल ऑफ द सीजे जाती है और पेरिडोन्शियम से कनेक्ट नहीं करती। और तीसरी वाली ये होती है कि वो एपिकल फोरामेन तक अलग से पूरी एक्सटेंड कर रही होती है। ये डेंस इन्वेजिनेटस की 3 क्लासिफिकेशन है जो आपकी किताब में भी दी हुई है। आई होप मैंने सही ही बताई हूँ, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ व्हाइल आई कंफर्म। तो बताएगा मैंने सही बताई है नहीं बताई है? बोल भी दो भाई। एक पहली इन्वेजिनेशन होती है, 1 होती है डेंस इन्वेजिनेटस की क्लासिफिकेशन है, 1 होती है इन्वेजिनेशन कन्फाइंड टू द क्राउन। ठीक है। 2 होती है इन्वेजिनेशन एक्सटेंड्स पास द सीजे, इन्वेजिनेशन एक्सटेंड्स पास्ट द सीजे। और तीसरी होती है कि इन्वेजिनेशन दैट एक्सटेंड्स सीजे एंड हैव सेकंड एपिकल फोरामेना। ठीक है जी। सेकंड एपिकल फोरामेना होगा, यानी कि लेट सपोज ये आपके पास
इंसाइजर है, लैटरल इंसाइजर है। लैटरल इंसाइजर के अंदर यहाँ पे इन्वेजिनेशन होगी, पहली इन्वेजिनेशन होगी जो कि सिर्फ और सिर्फ क्राउन तक जा रही होगी। ठीक है, ये हो गई 1। ठीक है, इन्वेजिनेशन होगी अंदर, क्राउन तक जा रही होगी। दूसरी होगी पास द सीजे जा रही होगी, ये दूसरी हो गई। तीसरी होगी कि सीजे के पास जा रही होगी, बल्कि पूरी एक अलग एपिकल फोरामेना बना लेगी। तो यहाँ पे एक कनाल चल रही होगी और इसके अंदर एक कनाल अलग चल रही होगी। इन दांतों में 2 चैम्बर ओपनिंग्स करते हैं या एक बड़ी चैम्बर ओपनिंग करते हैं जिसमें दोनों कनाल्स आपको मिलती हैं। ये डेंस इनवेजिनेटस था। आई होप क्लियर हो गया होगा। डेंस इनवेजिनेटस कौन से दांतों में मिलता है? आप सब जागे हुए हैं तो बताएं। डेंस इनवेजिनेटस और पैलेटो रेडिकुलर ग्रूव किन दांतों में आपको मिलता है? लैटरल इंसाइजर्स। लैटरल इंसाइजर में मिलता है। क्या ये बायलैटरल होता है कि यूनिलैटरल होता है? यूनिलैटरल। Bilateral. Majority of the times, palatoradicular groove is a normal anatomic landmark. Normally ये bilateral ही होता है। Palatoradicular groove अगर deep है वो भी bilateral होगा mostly। Dense invaginatus भी bilateral होगा mostly। ठीक है जी। एक होता है डेंस इन्वेजिनेटस, दूसरा कौन सा होता है और वो किस दांत में होता है ज्यादातर, और उसको और क्या कहते हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। एक होता है डेंस इन्वेजिनेटस, एक होता है डेंस इवेजिनेटस। आंसर दे तो क्वेश्चन रिपीट करने का टाइम नहीं है, सारा हो गया। प्रीमोलर, बिल्कुल, उसको इनेमल पर्ल भी कहते हैं। और क्या कहते हैं उसको? कौन सा प्रीमोलर कहते हैं उसको? कौन बताएगा? इन्वेजिनेटेड प्रीमोलर। इवेजिनेटस की बात कर रहे हैं। डायलेटेड ओडोंटोम। और इनेमल पर्ल। पर्ल। और लियोंग्स प्रीमोलर, ट्यूबरक्यूलेटेड प्रीमोलर, बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा बात कर लेते हैं मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की। तो मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर का चैम्बर नॉर्मली बक्को लिंगुअली वाइड होता है। एक बात, ओवल शेप चैम्बर होता है ज्यादातर। ठीक है जी, रिबन शेप भी हो सकता है। मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में एक डिफरेंट सी चीज होती है कि बक्कल जो रूट होती है उसके लिंगुअल साइड पे एक ग्रूव होता है, उसको फर्केशन ग्रूव भी कहते हैं। पैलेटल एस्पेक्ट ऑफ द बक्कल रूट पे ग्रूव होता है जिसको फर्केशन ग्रूव भी कहते हैं। एक एनाटॉमिकल लैंडमार्क है और इसकी वजह से आप अगर वहां पे सही तरीके से बर ना चलाएं तो आप वहां पे परफोरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मैं और चीजें डिस्कस नहीं करूंगा। मैं चाह रहा हूँ कि सी शेप को ज्यादा बेहतर तरीके से कवर कर लूँ मैं, और जो आगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसका जो चैलेंजिंग एक्सेस प्रिपरेशन है उसको अच्छी तरीके से कवर कर लूँ। ठीक है जी। आप लोग अगर थके नहीं हो तो हम आगे चले। जी सर। मैं थक गया हूँ वैसे, लेकिन स्टिल वी नीड टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे ताकि हम अगले विजिट में फिर क्लीनिंग शेपिंग स्टार्ट करें। ठीक है जी। अच्छा, हेवीली रेस्टोर्ड टूथ, अब स्टार्ट करते हैं चैलेंजिंग एक्सेस प्रिपरेशन से। नॉट हेवीली टीथ विद मिनिमल और नो क्राउन, ऐसे दांत जिनमें मिनिमल है या नो क्राउन है। हाँ जी, ये आ गए, टीथ विद मिनिमल और नो क्राउन।
क्राउन ही मौजूद नहीं है। ठीक है जी। कब होगा ये? अगर आता है क्वेश्चन के व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद चैम्बर ओपनिंग इन केसेस विद in cases of in patients with no crown or limited crown height। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि these कहाँ पे पाए जाते हैं ये। These type of teeth are present in older people ज्यादातर। ठीक है जी, ओल्डर इंडिविजुअल्स में मिलेंगे आपको। ठीक है जी। और उन्हीं इंडिविजुअल में नॉर्मली सिग्निफिकेंट कोरोनल एनाटॉमी खत्म हो चुकी होती है और कैल्सिफिकेशन, ओल्डर टीथ होंगे ये, कैल्सिफिकेशन भी मौजूद हो सकती है क्योंकि ओल्डर होंगे तो इतने जमाने से रिपेरेटिव डेंटिन बन रही है। ठीक है। अच्छा, ओल्डर होंगे, कैल्सिफाइड हो सकते हैं, और अगर यंग टीथ है, अगर कोई ऐसा लड़का है 20-25 साल का इसका दांत टूट गया है, उसमें भी आपको मिल सकता है, जिस तरह हमें अक्सर मिलता है, या कोई ऐसा है जिसका कैरीज की वजह से खराब हो गया, लेकिन जो भी है उसमें आपको कैल्सिफिकेशन जरूर मिलेगी क्योंकि रिपेरेटिव डेंटिन बनी हुई है। ठीक है जी। सबसे पहले क्या करवाएंगे? सबसे पहले किस तरह स्टार्ट करेंगे इसको, मैनेज किस तरह करेंगे, मैनेजमेंट किस तरह स्टार्ट करेंगे इसकी? मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे प्री ट्रीटमेंट रेडियोग्राफ। ठीक है, प्री ट्रीटमेंट रेडियोग्राफ से स्टार्ट करेंगे इन मल्टीपल एंगुलेशंस, ताकि आपको पता चल जाए कि रेडियोग्राफ अगर आपको मुंह में नजर आ रहा है, लेट सपोज ये एक दांत है, ठीक है, और ये एक दांत है, और फिर ये एक दांत है, और आपको ये दांत नजर आ रहा है छोटा सा, तो भाई अंदर से क्या इसकी रूट यूं है, इसकी रूट इस तरफ है, इसकी रूट सीधी है, ये रेडियोग्राफ आपको बताएगा। ठीक है जी। एक बात तो ये याद रख लेंगे, प्री ट्रीटमेंट रेडियोग्राफ करवाना है। दूसरी बात ये याद रख लेंगे, जब भी आपने चैम्बर खोलना शुरू करना है तो सेंट्रल, स्टे इन द सेंटर, एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया स्टे इन द सेंटर। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? डोंट यूज रबर डैम व्हाइल ओपनिंग द चैम्बर। इस बात को कहीं इस बात को कहीं फतवा ना बना लीजिएगा कि डॉक्टर साहब ने बोला था डोंट यूज रबर डैम इन सच केसेस। यू ऑलवेज हैव टू यूज रबर डैम, बट यू डोंट हैव टू यूज रबर डैम बिफोर एक्सेस ओपनिंग, बिकॉज अगर आपने एक्सेस ओपनिंग से पहले लगा दिया तो वो जो हमने लॉ ऑफ सीईजे में पढ़ा था, या सॉरी आपने सीमेंटो एनामल जंक्शन ऑक्लूजल एनाटॉमी को एवेल्युएट किया था, उसमें पढ़ा था कि हम पैल्पेट करके चेक करते हैं और प्रोब करके चेक करते हैं, तो वो आप नहीं कर सकेंगे अगर रबर डैम लगा होगा। तो आपने रबर डैम इसमें बाद में लगाना है। ठीक है। प्री ट्रीटमेंट रेडियोग्राफ कर लिया, सेंटर ड्राएंगे, रबर डैम नहीं लगाएंगे पहले और रबर डैम बाद में लगाएंगे। तीसरा, जैसे ही आप सेंटर में ड्रिल करना शुरू करेंगे वैसे ही आप एक और रेडियोग्राफ ले लेंगे, पर डाल के पर लगाएंगे जहां आपने ड्रिल करना शुरू किया, और एक रेडियोग्राफ ले लेंगे। वो रेडियोग्राफ बताएगा कि वेदर यू आर गोइंग एट द राइट पोजिशन और नॉट। ठीक है। और आपको ये भी बता देगा कि आपने कहाँ तक और ड्रिल करना है। तो एक रेडियोग्राफ और ले लिया, और पांचवा आपको डेप्थ चेक करनी है, चेक डेप्थ। तो अगर पेपर में सवाल आता है तो शुरू में आपने सबसे पहले ये लिखना है कि ये ज्यादातर कंडीशन ओल्डर टीथ में मिलती हैं और इनमें कैल्सिफिकेशन भी होती हैं, और यंगर टीथ में कैरीज की वजह से भी मिल सकती है। इसको मैनेज किस तरह करेंगे? सबसे पहले प्री ट्रीटमेंट रेडियोग्राफ्स करवाएंगे एट डिफरेंट एंगल्स। ठीक है। उसके बाद प्री ट्रीटमेंट रेडियोग्राफ्स करवाने के बाद एक्सेस ओपनिंग शुरू करेंगे विदाउट द रबर डैम, और एक्सेस ओपनिंग स्टार्ट करने के बाद सेंटर में रहेंगे, और जैसे ही आप थोड़ी सी ड्रिल करेंगे 2 से 3 मिलीमीटर पर डालकर एक और रेडियोग्राफ आप शूट कर लेंगे, ताकि आपको पता चल जाए आइदर यू आर एट द राइट एंगुलेशन और नॉट। बिलीव यू मी, इट सीम्स वेरी इजी जब आप कर रहे होते हैं, क्योंकि ऊपर जो सिवियरली अट्रिशन दांत होता है उसके ऊपर एक ब्लैक सा डॉट आ रहा होता है, और वो डॉट आपको ऐसा लगता है कि यही कनाल है, बस मैं यही ड्रिल करूंगा। और जब आप वहीं ड्रिल करते हैं आपको कनाल नहीं मिल रही होती, और डीप जाते हैं और परफोरेशन हो जाती है। आप ये पिक्चर में देखें, ये देखें, पता ही नहीं था, सेंटर से ही शुरू किया लेकिन एक्सरे नहीं लिया, डीप जाता गया और उसको यहाँ पे परफोरेशन हो गई। ठीक है। तो ऑलवेज पैल्पेट एंड ऑलवेज लुक व्हाट यू आर डूइंग ऑन द रेडियोग्राफ। ठीक है जी।
ठीक है जी। अच्छा, अगर आपको रेडियोग्राफ से समझ नहीं आ रहा, एक रेडियोग्राफ से समझ नहीं आ रहा, तो एक और रेडियोग्राफ ले लें। ठीक है, एक और रेडियोग्राफ आप ले लेंगे तो आपको उससे एक स्ट्रेट एंगल से रेडियोग्राफ ले लें और एक एंगल करके बकल ऑब्जेक्ट रूल या सेम लिंगुअल ऑपोजिट बकल रूल के हिसाब से रेडियोग्राफ ले लें। अब स्लॉब रूल क्या होता है ये अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद सर्च कर लें, अगर नहीं पता तो वैसे नॉर्मली कॉमन सी चीज है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो अगले अगले लेक्चर में मैं इसको 3-4 मिनट और मजीद समझा दूंगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपने कंसिडर करनी है जो मैंने आपको बताई। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। कहाँ चली? हाँ जी, सबसे पहले आपने मैनेजमेंट किस तरह करनी है, प्री ट्रीटमेंट रेडियोग्राफ से स्टार्ट करना है। प्री ट्रीटमेंट रेडियोग्राफ लेने के बाद आपने सेंटर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है विदाउट रबर डैम। सेंटर से प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा बार एंटर करना है, फिर एक और रेडियोग्राफ लेना है, चेक करना है आप सही डेप्थ पे हैं, सही एंगल पे हैं। उसके बाद आपने जब आपको पता चल जाए आप सही एंगल में हैं, अब आपने रबर डैम लगाना है और रबर डैम लगा के आपने फाइलिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको कोई भी मसला हो रहा हो एक्सरे एंगुलेशन में तो आप 2 एक्सरेज ले लें, एक बकल ऑब्जेक्ट टूल के हिसाब से और एक स्ट्रेट एंगुलेशन के हिसाब से, उसकी वजह से आपको एंगुलेशन पता चल जाएगी। ये हो गया हमारा बात सारी सिवियरली जो कि जिसमें क्राउन मिसिंग है उस दांत की। अब हम बात करें 4th और 5th पे क्या लिखा हुआ है? किस पे, किधर? ये अभी जो ये 4th और 5th पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एक और एक्सरे लेंगे, रेडियोग्राफ इनटू 2, मतलब दूसरी दफा रेडियोग्राफ लिया। और पांचवा ये है कि आपने रेडियोग्राफ के अंदर क्या देखा, आपने डेप्थ को देखा कि आप कितनी डेप्थ पे जा चुके हैं। ठीक है, ठीक जी सर। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं हेवीली रिस्टोर्ड टूथ की। अगर टूथ हेवीली रिस्टोर्ड है तो क्या क्या मसले आ सकते हैं। सबसे पहले तो हेवीली रिस्टोर्ड टूथ अगर है तो उसमें आपको एक्सटर्नली पता ही नहीं चलेगा कि एनाटॉमिक लैंडमार्क्स किधर हैं। क्या जिसने रिस्टोर किया है उसने सही एनाटॉमी पे रिस्टोर किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है कि हेवीली रिस्टोर टीथ के क्या क्या इश्यूज होंगे तो आप पहले इशू बताएंगे नो एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स। ठीक है, दूसरा इशू बताएंगे आप कि जब एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स ही नहीं पता तो आपको क्राउन के एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स नहीं पता तो क्राउन और रूट की एंगुलेशन क्या है ये भी नहीं पता होगा। ठीक है जी, क्राउन और रूट की एंगुलेशन भी नहीं पता होगी आपको, और आपको ये दोनों चीजें नहीं पता होने की वजह से अब आप यू आर नोवेयर। सो द बेस्ट थिंग इज टू रिमूव द होल रेस्टोरेशन एंड देन अगेन विजुअलाइज। ठीक है, रेडियोग्राफ लेकर जहां जहां रेस्टोरेशन है, प्री ट्रीटमेंट रेडियोग्राफ का फायदा क्या होगा हेवीली रिस्टोर्ड टीथ में कि आपको पता चल जाएगा। इन्होंने एक्सरे में यही दिखाया है कि एक हेवीली रिस्टोर्ड टीथ था। ठीक है जी, एक हेवीली रिस्टोर्ड टीथ था, उसके ऊपर क्राउन भी लगा हुआ था, उसका रेडियोग्राफ लिया और रेडियोग्राफ जब लिया तो उसको पता चला कि यहाँ पे पिन लगी हुई है और यहाँ पे रेस्टोरेशन की वजह से इन्होंने अमेलगम पिन लगाई हुई है और यहाँ पे कनाल कैल्सिफाइड है। ठीक है, इन दो रीजन, ये दो इनको रेडियोग्राफ ने बता दिए। तो जब भी आपके पास ऐसे दांत आएंगे जिनमें जो हैवीली रिस्टोर्ड होंगे या उन पे क्राउन लगा हुआ होगा तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं उनमें, एक क्राउन रूट एंगुलेशन नहीं पता होगी और आपको एक्सटर्नल लैंडमार्क्स नहीं पता होंगे। तो आप उनमें रेडियोग्राफ लेकर चेक करेंगे कि वेदर, सबसे पहले रेडियोग्राफ लेकर क्या चेक करेंगे कि आपने थ्रू द क्राउन जाना है कि आपने क्राउन को हटाना है, इस बात को आप कंफर्म करेंगे। अगर आप कंफर्म करते हैं कि आपने थ्रू द क्राउन जाना है, इसका मतलब यह है कि आपने इस बात को अश्योर कर लिया है कि क्राउन की मार्जिन सही है, क्राउन सही है, आपका जो अंदर टूथ स्ट्रक्चर है वो आप क्राउन थ्रू द क्राउन जाके, आप इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप थ्रू द क्राउन जाके आप काम कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो जब आप थ्रू द क्राउन जाएंगे
तो आपका जो ब्रिज लगा हुआ है वो प्रिजर्व हो जाता है। तो ये 4-5 बातों की वजह से आपने थ्रू द क्राउन जाना है। तो ये आपने पहले पे डाउन करना है, वेदर यू हैव टू गो थ्रू द क्राउन और यू हैव टू गो आफ्टर टेकिंग आउट द क्राउन। थ्रू द क्राउन जाने की वजूहत क्या हो सकती है? कॉस्ट, पेशेंट का क्राउन बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है, कॉस्टली बना हुआ है, या ब्रिज लगा हुआ है, थ्रू द क्राउन जाएंगे। दूसरा क्या हो सकती है? जो क्राउन बना हुआ है उसकी मार्जिन लीकी नहीं है, मार्जिन सही है, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है? एस्थेटिक इशू होगा पेशेंट को अगर क्राउन हटे आता है तो, या ओक्लूजल इशू होगा तो पेशेंट को क्राउन हटे आता है। ये तीसरा रीजन हो गया। चौथा रीजन ये हो गया, आपको लग रहा है कि एनाटॉमी बहुत सिंपल है, आप थ्रू द क्राउन जाकर भी काम कर सकते हैं और सारे पैरामीटर सही हैं। तो इन 4 रीजंस की वजह से आप थ्रू द क्राउन जाएंगे। आप कब थ्रू द क्राउन नहीं जाएंगे? जब आपको लगेगा कि क्राउन ऑलरेडी लीकी है। आप ये देखें यहाँ पे क्राउन ऑलरेडी लीकी है, आप थ्रू द क्राउन नहीं जाएंगे, आप क्राउन रिमूव करना प्रेफर करेंगे। आपको लगता है कि क्राउन रिमूव नहीं करने की वजह से आप कोई परफोरेशन कर सकते हैं, चांस है परफोरेशन का, एनाटॉमी सिंपल नहीं है, आप थ्रू द क्राउन नहीं जाएंगे। आपको लगता है कि क्राउन थ्रू द क्राउन जाने में जो नीचे रेस्टोरेशन हुई हुई है वो ऑल्टर हो जाएगी और आप उस रेस्टोरेशन को दोबारा नहीं कर सकते और वो लीक हो जाएगी, क्योंकि व्हेन यू गो इनसाइड विद अ हैंड पीस what happens is the restoration vibrates and the bond between the restoration and the tooth goes away or it is dislodged, dismantled. तो आप उस केस में भी आप क्राउन को निकालना पसंद करेंगे। आपको लगता है कि अंदर कोई कार्रवाई हुई हुई है, आप रीट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई फाइल सेपरेट हुई हुई है और आप थ्रू द क्राउन जाके काम नहीं कर सकते, विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, तो आप थ्रू द क्राउन नहीं जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि अगर हेविली रिस्टोर्ड टूथ में आप क्राउन को रिमूव नहीं कर रहे तो जो भी अंदर रेस्टोरेशन हुई हुई है उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकता है और वो बैक्टीरिया दोबारा कनाल के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है और वो परसिस्टेंट एंडोडोंटिक डिजीज करवा सकता है, जिसकी वजह से आपको दोबारा रूट कनाल करनी पड़ती है। तो आपको इन सारे रीजंस की वजह से क्राउन को रिमूव करना पड़ेगा, रेस्टोरेशन को रिमूव करना पड़ेगा। हमने दोनों चीजें बात कर ली, प्रोज भी बात कर ली, कॉन्स भी बात कर ली, ठीक है जी। यहाँ तक सब बातें क्लियर है? ये सेकेंडरी कैरीज भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। और भी चीजें बताते रहे। मेरा थोड़ा ग्लूकोज लेवल डाउन हुआ है बिकॉज मैं अभी डायरेक्ट क्लिनिक से आया था और आज मैं जरा 9:30 तक घर पहुंच जाता हूँ। आज मैं थोड़ा 9:45 पे पहुंचा, मैंने डिनर भी नहीं किया और मेरा ग्लूकोज लेवल भी थोड़ा सा डाउन हो रहा है। तो मैं शायद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल जाऊं, तो आप लोग काइंडली मुझे याद दिलाते रहिएगा। लेस देन अ मिनट रह गया, इसके बाद न्यू वीडियो